हेलो, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका इस सीरीज़ के एक और लेक्चर में। सीरीज़ हम कर रहे हैं जीएसटी फुल कोर्स, जहां पे हम कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी, जिसके अंदर हम आज कर रहे हैं पार्ट 4 विच इज़ लास्ट सब पार्ट ऑफ द चैप्टर सप्लाई अंडर जीएसटी। टुडे वी गोना लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। लास्ट लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया था, इस वजह से ये वाला छोटा सा पार्ट हमने उसको छोड़ दिया था वहीं पे, और इस पार्ट को हम अब यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हो, और अगर इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं सीरीज़ में तो वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ पे आना है, वरना थोड़ा ज़िंदगी में मज़ा कम आएगा। चलिए करते हैं शुरू। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट व्हाट इज लेफ्ट राइट नाउ इज कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। नाउ व्हाट इज कॉम्पोजिट सप्लाई? ध्यान से देखो, आराम से सीट की पेटी बांध लो, रिलैक्स हो जाओ, आराम से सुनो, ठीक। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? इसको मैं प्यार से कहता हूँ एवे रब ने बना दी जोड़ी जैसा है। सर कैसे? चलो इसको चलो हम क्या करते हैं, अपन एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। अब कंपोजिट सप्लाई देखो होता है क्या है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सप्लाई एक साथ में मिलते हैं और एक साथ में मिल के सप्लाई किए जाते हैं, वो बनते हैं कंपोजिट सप्लाई। सर एग्जाम्पल लेते हैं और थोड़ा अच्छे से प्रोविजन तो समझ लो। ये वो दो सप्लाईज है जो नेचुरली बंडल्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ बंडल्ड होते हैं और नेचुरली बंडल्ड होते हैं। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल समझो, कार ले लो। कार के अंदर टायर भी एक कंपोनेंट है, इंजन भी एक कंपोनेंट है। अगर आप इन सबको अलग अलग परचेज करते हो तो टायर पे अलग जीएसटी रेट है, इंजन पे अलग जीएसटी रेट है, लोखंड का वो जो कार बना है लोखंड पे अलग जीएसटी रेट है, उसके अंदर जो सिस्टम यूज़ हुआ है म्यूज़िक का उसका अलग जीएसटी रेट है। मगर जब आप कार खरीदते हो तो क्या आपको कार के बिल पे अलग अलग लिखा हुआ मिलता है कि आपने जो कार ली उसके टायर का ये जीएसटी, उसके मशीन का ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंबाइन करके क्या बन गया है, एक कार। तो कार एक हिसाब से समझने के लिए क्या बन गया अपने लिए, कंपोजिट सप्लाई। क्यों? क्योंकि नेचुरली बंडल्ड है। सर नेचुरली बंडल्ड, अरे इसका मतलब ये होता है जो नेचुरली इस तरह से ही बिकता है। कभी तुमने सुना है कोई आदमी जाके शॉप पे ऐसा बोल रहा है, एक काम कर 4 टायर दे दे, एक इंजन दे दे, 4 कांच दे दे, और एक इंजन मशीन दे दे, एक म्यूजिक सिस्टम दे दे? कैसा के बोलता है? ऐसा नहीं बोलता ना। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो बंदा अलग अलग नहीं लेता, एक साथ मिला के ही लेता है। तो क्या बोल दिया कार को हमने, कंपोजिट सप्लाई। सर कंपोजिट सप्लाई बोलने से फ़ायदा क्या होगा? जैसे ही आप कंपोजिट सप्लाई बोलोगे तो जो आपका मेन प्रिंसिपल सप्लाई है उस प्रिंसिपल सप्लाई का रेट ही मान लेंगे कि पूरे सप्लाई का रेट हो जाता है। सर और एग्जांपल लो, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो कि आप मेरे शॉप पे आते हो और मेरे यहाँ पे हमेशा एक ऑफ़र निकाला है कंपनी ने, जहाँ पे ए के साथ में बी साथ में जाता है। अब ए जो है ना, उस ए पे जीएसटी रेट है 18%, बी पे जीएसटी रेट है भले ही 28%, या बी पे जीएसटी रेट है 5%, फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों सामान में से प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है? बोला ए, तो फिर वो ए का रेट क्या बन जाएगा? जीएसटी का रेट बन जाएगा। समझा कि नहीं समझा? सर समझ गया। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे, रिलैक्स करो। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सप्लाईज, ठीक है। क्या होते हैं? नेचुरली बंडल्ड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, एक दूसरे के जोड़ीदार हों। वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई। अब इस पर टैक्स क्या चार्ज होगा? टैक्सेबिलिटी शैल बी रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। एग्जांपल, चार्जर सप्लाई अलॉन्ग विद मोबाइल फ़ोन। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो जरा, ये आपका, ये देखो, चलो यहाँ पे लिखा है, फ़ोटो बनी हुई है, ये आपका मोबाइल है। मैं यहाँ अलग से लिखता हूँ, मेरे को उसमें थोड़ा कम हो जाएगा। मोबाइल प्लस चार्जर। जब आप मोबाइल ख़रीदने जाते हो तो क्या आप जाके शॉपकीपर को ये कहते हो, भाई आप मोबाइल दे और चार्जर दे प्लीज़, आईफोन वाले का दुख बाहर ना आ जाए? मैं नॉर्मल फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या मिलता है? आप जाके बोलते हो मुझे एक फ़ोन दे दे। अब क्या होता है, उस फ़ोन के साथ ही अंदर चार्जर भी होती है, अंदर बैटरी भी होती है, फ़ोन की बॉडी यानी कि फ़ोन भी होता है। पहले के ज़माने में ईयरफोन भी होते थे, आज भी कुछ प्रीमियम फ़ोन्स में ईयरफोन भी आते हैं। तो ये सब मिला के एक सप्लाई विच इज़ फ़ोन। अब ध्यान से सुन के और सोच के बताओ, आप शॉप पे जाके फ़ोन मांगते हो ना, आपको पता है कि अगर आप अलग से वो बैटरी खरीद के लेके आते हो उस पर अलग जीएसटी है। आप अगर अलग से शॉप पे जाके चार्जर खरीदते हो तो उस पर अलग जीएसटी रेट है।
सब पे अलग अलग जीएसटी रेट है, लेकिन जैसे ही आपने उसको एक बॉक्स में डाल के बना दिया मोबाइल फ़ोन का एक अलग जीएसटी रेट है। यानी कि जैसे ही मोबाइल बन गया ना वो, तो पूरे सभी सामानों पे एक ही रेट लगेगा, मोबाइल का जीएसटी रेट। ठीक है, अब आप ऐसा अलग अलग नहीं कह सकते। तो सर फिर अलग अलग कब लगता है? जब आप ना फ़ोन चार्जर ख़राब हो जाता है, आप पता है शॉप पे जाके सिर्फ चार्जर परचेस करते हो। इन दैट केस जब आप सिर्फ चार्जर परचेस कर रहे हो, तो क्या आपको मोबाइल वाला जीएसटी रेट लगाएंगे? नहीं, इस केस में आपको सिर्फ चार्जर का जो अलग रेट होगा जीएसटी बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आप चार्जर कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, चार्जर सिंगल सप्लाई। ठीक है, जब आप फ़ोन खरीद रहे हो विथ ऑल दी एसेसरीज, तो सब कुछ मिलाएंगे क्या बन गया? कॉम्पोजिट सप्लाई। तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? प्रिंसिपल सप्लाई, मेन सप्लाई क्या है उसका जीएसटी रेट लगा देंगे। समझ रहा है क्या सर? ओके, तो चलो थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं अपन। कॉम्पोजिट सप्लाई मीन्स टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। याद रहे, ज़रूरी दो गुड्स ही हो, एक गुड्स एक सर्विस भी हो सकती है, वो भी चलता है। ठीक है, क्या होने चाहिए वो? हमेशा नेचुरली बंडल होने चाहिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, मतलब बंडल होने चाहिए। इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ देखो, हाउ टू डिटरमाइन वेदर द सर्विसेज आर बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट। सर कैसे मालूम पड़े कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब ये बंडल होता है कि नहीं होता है? तो ध्यान से देखो यहाँ पे द पर्सप, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको इंडिकेटर में मानना होता है। इतना इन डेप्थ आपको एग्जाम में इस पॉइंट पर नहीं पूछते, बट मैं अपनी तसल्ली के लिए बताना चाह रहा हूँ। द परसेप्शन ऑफ द कस्टमर और सर्विस रिसिपिएंट, कि भाई कस्टमर के माइंड में क्या ऑप्शन आ रहा है। चलो एग्जांपल एक और लेते हैं। अभी देखो फिलहाल तो मैं आपसे कोई पैसे ले नहीं रहा, ठीक है, लेकिन जो हमारे कोचिंग्स में स्टूडेंट आते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, हम उनसे तो पैसे लेते हैं ऑफलाइन कोचिंग के। जब हम उनसे पैसे लेते हैं तो सपोज़ मैंने किसी से बच्चे से 1 लाख रुपया फ़ीस लिया। अब देखो यहाँ पे सर्विस बीच में आ गई है। मैंने उनसे 1 लाख रुपये फ़ीस लिया, कहने से उस 1 लाख के बदले मैं उनको सर्विस दूंगा विच इज़ टीचिंग, साथ में कहने से मैं उनको नोट्स भी दूंगा, बुक्स भी दूंगा। बुक्स तो गुड्स है और जो पढ़ा रहा हूँ वो सर्विसेज है। तो बुक्स पे अलग जीएसटी है, और मैं अगर बात करूँ मेरे टीचिंग वाले पढ़ाने की उस सर्विस की, उसकी अलग जीएसटी विच इज़ 18%। तो ऐसे केस में जो मैं आपसे 1 लाख रुपया ले रहा हूँ, क्या मैं 1 लाख रुपया सिर्फ पढ़ाने का ले रहा हूँ? क्या मैं 1 लाख रुपया सिर्फ बुक्स का दे रहा हूँ? नहीं, मैं 1 लाख रुपया कंबाइन ले रहा हूँ। साथ में क्या दे रहा हूँ? साथ में 2 चीज़ दे रहा हूँ, एक पढ़ाना इज़ अ सर्विस जो दे रहा हूँ, और साथ में बुक्स यानी कि गुड्स, यानी कि मैं बुक्स और पढ़ाना दोनों साथ में आपको दे रहा हूँ। कहने से 2 और मोर सप्लाई गिवन टुगेदर नेचुरली बंडल लेना। कौन सा क्लासरूम ऐसा देखा है जो तुमको सिर्फ नोट्स बेच रहा है या तुमको सिर्फ पढ़ा रहा है, नोट्स नहीं दे रहा है? ऐसा नहीं होता है ना, नेचुरली बंडल। तो सर क्वेश्चन ये था, ऐसे कॉम्पोजिट सप्लाई में जो नेचुरली बंडल्ड है, एक से ज़्यादा गुड्स, एक से ज़्यादा सर्विस, ये एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज कंबाइन करके दिए जा रहे हैं। ऐसे में हम जीएसटी रेट किसका चार्ज करेंगे? हम जीएसटी रेट चार्ज करेंगे प्रिंसिपल सप्लाई का। आपकी और मेरे टीचिंग के अंदर प्रिंसिपल सप्लाई क्या, किताब बेचना है या पढ़ाना है? सर पढ़ाना है। पढ़ाना क्या होता है? सर्विस। तो हम क्या मान लेंगे, जो पढ़ाने वाला पार्ट है उसी का रेट पूरे के पूरे 1 लाख पे अप्लाई कर देंगे। आई होप कहानी समझ में आती है। मेजॉरिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ बिजनेस प्रोवाइड सिमिलर बंडल। अब आपको देखना है, जब आप सम कर रहे हो, सम में सब दिक्कत नहीं देगा, नॉर्मल लाइफ में दिक्कत देता है। आपको देखना है कि नेचुरली बंडल कैसे है, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंपनी साथ साथ में दे रही है और पूरे मार्केट में ये चल रहा है, तो मतलब ये क्या नेचुरली बंडल है। अब तो नेचुरली बंडल क्या नहीं होता। एग्जाम्पल देखो, तुमने फ़ोन लिया और तुमको फ़ोन के साथ में एक बकेट दे रहे हैं, बताओ नेचुरली बंडल है क्या वो? कहीं देखा है ऐसा बकेट और फ़ोन साथ में? नहीं ना। तो तुम अपने हिसाब से जो कर रहे हो, अगर वो पूरे देश में चल रहा है ऐसा ही फैशन, तो ठीक है, फिर वो कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नेचुरली नहीं चल रहा है तो भैया ऐसा नहीं चलेगा, फिर वो अलग अलग ही समझा जाएगा। समझ गए? द नेचर ऑफ वेरियस सर्विसेज इन अ बंडल ऑफ सर्विसेज ऑल्सो हेल्प डिटरमाइनिंग वेदर सर्विस। ठीक है, ये तो अपन समझ चुके हैं ऑलरेडी। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा बोलता है कि एक बात बता रहा सर, कोई स्ट्रेट फॉर्मूला नहीं है क्या कि हाउ टू आइडेंटिफाई कंपोजिट सप्लाई? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ देखना है 2 या 2 से ज़्यादा सर्विस या गुड्स हैं, क्या वो नेचुरली बंडल होकर एक साथ दिए जा रहे हैं? अगर हाँ, तो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट मान लेते हैं, उसी का जीएसटी सप्लाई। देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला फॉर दिस, ईच केस हैज़ टू बी इंडिविजुअली एग्जामिन्ड। ठीक है,
अब देखो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए, पढ़ूँ क्या आपके लिए मैं? चलो सर, चलो सेकंड वाला पढ़ते हैं। व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ टेलीविजन सेट, जब हम टीवी खरीदते हैं, एंड ही ऑल्सो गेट्स मैंडेटरी वारंटी एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द टीवी। पता है ना वो 1 साल का साथ में वारंटी मिलता है फ्री में, वो 1 ईयर वारंटी। अब देखो टीवी तो गुड्स है, वारंटी सर्विसेज है। दिस सप्लाई इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। इन दिस एग्जाम्पल सप्लाई ऑफ टीवी इज द प्रिंसिपल, क्योंकि मेन तो आप टीवी खरीद रहे हो, साथ में सर्विस मिल रही है, उसका भी आप इनडायरेक्टली कॉस्ट तो दे ही रहे हो कंपनी को, लेकिन कहने से वो छोटा पार्ट बन गया, पर दोनों साथ साथ जाते। मेन सप्लाई क्या है? टीवी देना। तो उस केस में हो सकता है सर्विस पे जीएसटी रेट 18% हो, और अगर टीवी पे रेट 12% है तो पूरे सप्लाई के रेट पे 12% जीएसटी ही चार्ज किया जाता है। अरे समझा कि नहीं? सर समझ गया, अब आप कितना पकाइएगा? मैंने कहा ठीक है। अब ना ये कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिट सप्लाई। इसको पढ़ाने के पहले मैं बताता हूँ मिक्स सप्लाई क्या होता है। मिक्स सप्लाई के मामले में बहुत सिंपल है, यहाँ भी 2 या 2 से ज़्यादा सप्लाई एक साथ मिला के दी जा रही है, लेकिन ये नेचुरली बंडल नहीं है। अगर ये नेचुरली बंडल नहीं है तो ये बन जाता है मिक्स सप्लाई, तो बन जाता है मिक्स सप्लाई। अब ध्यान से एक बात सुनो, ये मिक्स सप्लाई तब बनेगा जब 2 या 2 से ज़्यादा आइटम को साथ में कंबाइन करके एक सिंगल बिल इशू कर दिया, एक अमाउंट का, एक अमाउंट का फुल अमाउंट का दे दिया, भाई ये 1 लाख का बिल है, 10 आइटम इसके अंदर पड़े, यहाँ पे मिक्स सप्लाई मानते हैं। अगर आपने 10 आइटम लिए, अगर आपको 10 आइटम के सेपरेट बिल मिले तो फिर मिक्स सप्लाई की बात नहीं है। हर आइटम का जो रिस्पेक्टिव जीएसटी रेट होगा वही रेट पे जीएसटी चार्ज कर लिया जाएगा बिना किसी दिक्कत के। आई होप ये बात समझ में आ गई। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल है ये, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सप्लाई नॉट नेचुरली बंडल। आप अपने हिसाब से बंडल कर रहे हो। एग्जाम्पल बोल दिया कि माजा के साथ में एक पेन फ्री देंगे, ये कौन सा बंडल होता है? कोई नेचुरली बंडल नहीं है। दो कैन बी सप्लाइड इंडिपेंडेंटली स्टिल सप्लाइड टुगेदर। ये पता है बिल्कुल कैसा है? छोड़ो, सुनो ध्यान से। सपोज करो आपकी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है। क्या देना है? गिफ्ट देना है। अब जो आपको गिफ्ट देना है, वो गिफ्ट देने के लिए आप चाहते हो एक शॉप पे। अच्छा, जब शॉप पे जाते हो तो आप हो जाते हो कंफ्यूज्ड। आपने सोचा कि क्या मैं इसको एक्स चीज़ दे दूँ या वाई चीज़ दे दूँ या जेड चीज़ दे दूँ। आपने एक चीज़ चूज़ कर ली, अब आपको लग रहा है चीज़ पसंद नहीं आई तो आपने क्या शॉप पे होगा, एक काम करो इसमें एक चीज़ और डाल दो। फिर आपको लग रहा है कि 2 चीज़ पसंद नहीं आई तो आपने कहा और डाल दो। ऐसे ऐसे पता क्या करते कि ऐसे आपने उस शॉप पे जाके 10 चीज़ें एक साथ में इकट्ठी कर ली। अब शॉपकीपर आपको 10 चीज़ का सेपरेट कॉस्ट बता रहा था, इतने में आप हो गए फ्रस्ट्रेट। आप बोले भाई साहब एक एक चीज़ का मेरे को मत बता, ये बता सबका एक साथ क्या लेगा। शॉपकीपर ने बोला एक काम करो सर, इतना हिसाब मैं भी नहीं कर रहा, 10 आइटम का राउंड फिगर आप ना 5000 दे देना। तो क्या किया बंदे ने 5000 दे दिया, और शॉपकीपर ने सीधा एक बिल इशू कर दिया, दिस 10 आइटम्स प्राइस 10,000। अब ऐसे केस में ये बन गया मिक्स सप्लाई, बिकॉज ये जो 10 आइटम आपने सेपरेट चीज़ों को ऐड करके एक बॉक्स बना दिया, ये नेचुरली बंडल नहीं थे, ये आपने बंडल करवाया ज़बरदस्ती। तो ये क्या बन जाएगा? मिक्स सप्लाई। सर मिक्स सप्लाई में जीएसटी किसका चार्ज करेंगे? पूरे मिक्स, अगर 10 आइटम है मिक्स सप्लाई के अंदर फॉर एग्जांपल, तो 10 में से वो आइटम जिसका जीएसटी रेट हाईएस्ट है वो रेट पूरे बिल पे चार्ज कर दिया जाएगा। आई रिपीट, कंपोजिट में क्या था, जो मेन सप्लाई है प्रिंसिपल सप्लाई, उसका जीएसटी रेट सब पे चार्ज कर देंगे। बट अगर मैं बात करूं किसकी, मिक्स्ड की, तो जितने सप्लाई उसमें इन्वॉल्व है, इसमें जो हाईएस्ट रेट वाला जीएसटी का आइटम का रेट है वही रेट पूरे के पूरे सभी आइटम पे एक साथ लगा दिया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी ये लिखा है, अ गिफ्ट पैक कंप्राइजिंग ऑफ चॉकलेट्स, कैंडीज, स्वीट्स एंड बलून्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं। क्लैरिफिकेशन को जानना, सुनना, समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इन पर समय लगाऊंगा। आपको लगे कि समय वेस्ट हो रहा है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, मगर मैं तो समय लगाऊंगा। ओके, तो बात करते हैं, ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, क्या है देखो एक्टिविटी, देखो ध्यान से क्या है, सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स, पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, एनवेलप्स, एनुअल रिपोर्ट्स, लीफलेट्स, कार्टून्स, बॉक्सेस एक्सेट्रा
printed with design, logo, name, address or other contents supplied by the recipient of such printed goods. अब देखो जब आप ऐसे पढ़ोगे ना तो कई बार ना आप हो जाओगे कंफ्यूज्ड। तो ना मैंने यहाँ पे जो मार्क किया ना उसको पढ़ो, उसके बाद पूरा अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो कैसे बताता हूँ। सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स या पैम्पलेट एक्सेट्रा जो भी है जो प्रिंट किया है, प्रिंटेड विथ डिज़ाइन या लोगो, सप्लाइड बाय द रेसिपेंट ऑफ सच प्रिंटेड गुड्स। कुछ प्रिंटिंग है बुक्स का या पैम्पलेट्स का, वो सप्लाई कर रहे हैं, प्रिंट करके वो जो बंदा है प्रिंटर वाला, वो प्रिंटर वाला प्रिंट करके सप्लाई कर रहा है। और वो सप्लाई किस पे कर रहा है? वो उन्हीं गुड्स पे जो गुड्स ऑलरेडी उसी ने दिए हैं। ठीक है, देखो ध्यान से क्या लिखा है, सप्लाइड बाय द रिसिपेंट ऑफ सच गुड्स। तो देखो यहाँ पे आंसर कैसे पढ़ना है आपको। इन द केस, इस क्लैरिफिकेशन में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि किस तरह से क्लैरिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, इन द केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स वेयर ओनली कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पब्लिशर, पब्लिशर यानी कि मेन बंदा जिसको देना है हमको सामान, while the physical inputs including paper used for printing to the printer, supply of printing is the principal, where the physical inputs including paper used for printing belong to the printer. सिंपल एग्जाम्पल लो आपके समझने के लिए। आप है ना कोई बुक्स प्रिंट करवाना चाहते हो, ठीक है, आप पब्लिशर हो, आप गए प्रिंट हाउस के पास आप जाते हो और जाने के बाद में आप उनको कहते हो कि मुझे प्रिंट करके दे दो। सारा कंटेंट आपने दिया है, जो भी माल मसाला है पूरा कंटेंट का वो आपने दिया है। प्रिंटर ने भले ही अपने खुद के पेपर इस्तेमाल किए हैं, लेकिन फिर भी हम क्या मानेंगे, यहाँ प्राइमरी सप्लाई क्या था। देखो प्रिंटर ने क्या किया, प्रिंटर ने प्रिंट मारने के लिए पेपर यूज़ किए। कंटेंट किसका था? कंटेंट तो आप ही का था ना। आई रिपीट, कंटेंट पब्लिशर का ही था। प्रिंटर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिंटर अपने ही पेपर पे उसको भले ही प्रिंट कर रहा है। तो आप क्या कहोगे कि प्रिंट हाउस वाले ने तो पेपर भी दिया यानी कि गुड्स, और प्रिंटिंग करने का सर्विस यानी कि सर्विसेज भी दिया। क्या लिखा है इसमें? शक्ल में साफ साफ क्या लिखा है भैया, यहाँ पे तो कंपोजिट सप्लाई, लेकिन यहाँ प्राइमरी सप्लाई क्या है, मेन काम था प्रिंट करके देना। जो पेपर साथ में दिया वो सिर्फ सपोर्टिंग सर्विस है, सपोर्टिंग गुड्स है। इसलिए क्या मान लिया हमको, यहाँ मेजर प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है? प्रिंसिपल सप्लाई वुड बी सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो यहाँ पे सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग इज द प्रिंसिपल सप्लाई एंड देयरफॉर सच सप्लाईज वुड कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, ओके। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवलप, ये सेकंड केस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवलप बाय द प्रिंटर यूजिंग इट्स फिजिकल इनपुट इंक्लूडिंग पेपर टू प्रिंट द डिजाइन लोगो सप्लाइड बाय द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स। Predominant supply is a supply of goods and supply of printing of the content is ancillary to the principal supply of goods and therefore such supplies would constitute supply of goods। अब देखो ये क्या चीज़ है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले केस में कंटेंट सारा सामने से आना था, अब क्या हो रहा है, कंटेंट भी आप दे रहे हो। जब आप कंटेंट आप दे रहे हो तो प्राइमरी, अब यहाँ पे वो गुड्स के ऊपर कुछ तो छाप के दे रहे हो, मेन तो गुड्स से आप दे रहे हो ना। आप एनवलप आप बेच रहे हो, शादी के कार्ड है आप बेच रहे हो, पूरा का पूरा तो आप दे रहे हो, वो आपको सिर्फ नाम पता लिख के दे रहा है। तो यहाँ पे क्या ना, इसे यहाँ पे मेन काम प्रिंटिंग नहीं है, यहाँ पे मेन काम क्या है, यहाँ पे मेन काम है वो गुड्स भी देना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स, यानी कि वो जो सामान दे रहे हैं वो। ठीक है, कोई दिक्कत हो प्लीज़ टेलीग्राम पे बोलना, बिकॉज इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करने का ट्राई किया, हो सकता है थोड़ा आपको दिक्कत आ जाए इसमें। नेक्स्ट है एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग। अब ये डिटरमाइन करना है केस टू केस कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि वो कलर के साथ बस दे रहे हैं या ऐसे दे रहे हैं, जैसा भी है। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है। तो कुछ इसमें लिखा नहीं है तो हम ज़्यादा उस पर टाइम पास नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार आ भी चुका है 2 मार्क के MCQ के अंदर। किस आइटम में आया याद नहीं, बट आ चुका है। क्या है, रीथ्रेडिंग ऑफ टायर्स। अब ध्यान से सुनो, रीथ्रेडिंग ऑफ टायर क्या होता है, रीथ्रेडिंग होता क्या है। पता है, जब आपका टायर 2 4 5 6 बार पंचर हो जाता है, या पंचर छोड़ो, जब आपका टायर ना पूरा घस जाता है ना, तो आपको टायर वाले क्या कहते हैं, भैया नया टायर ले लो। जब आप नया टायर ले लेते हो तो आप वो पुराना टायर कहाँ रख देते हो, उसी भैया के पास जहाँ पे आपने टायर चेंज करवाया था। अब वो क्या करते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो ये यूज्ड किए हुए टायर को अपने पास लेके आती है
और पता है टायर जब घस जाता है तो बहुत स्लिप करता है, तो क्या करते हैं ये लोग ना टायर के ऊपर रबड़ लगाते हैं, पूरा वापस से रबड़ लगाते हैं उसी ऊपर टायर के ऊपर, और अब जो रबड़ होता है उस पर हल्का हल्का कटिंग कर देते हैं और वापस उसको नए जैसा बना देते हैं। ये नया जो टायर लग रहा है आपको, ये नया है नहीं, ये रीथ्रेडेड टायर है। रीथ्रेडेड क्या होता है, उसको रीथ्रेड करना, यानी कि उसको रबड़ के पैच लगा के दोबारा नए जैसा बनाना ताकि वो यूजेबल फॉर्म में आ सके, ये होता है रीथ्रेडिंग। ये रीथ्रेडिंग जो करता है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ देखो क्या, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रीथ्रेडिंग विच सप्लाई ऑफ सर्विस। समझो आपके पास एक टायर था, आपने वो टायर किसी को दिया कि भाई मुझे ये टायर रीथ्रेडिंग करके दे दे। अब वो जो सामने वाला बंदा आपको टायर रीथ्रेड करके देगा, यानी कि आपको वो टायर ठीक करके देगा, सिंपल समझने के लिए नए रबड़ लगा के देगा वहाँ पे। तो देखो वहाँ पे वो दो चीज़ दे रहा है, वो अपना रबड़ भी इसके अंदर लगा के आपको साथ में दे रहा है और साथ में रीथ्रेडिंग का जो काम कर रहा है उसको सर्विस भी है उसका, वो भी दे रहा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या बनेगा, कॉम्पोजिट सप्लाई तो बन गया, यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई क्या बनेगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई बनेगा रीथ्रेडिंग, यानी कि वो सर्विस जो रबड़ साथ में लगाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल एंसिलरी सर्विस है। क्या वो टायर वाले का मेन काम था रबड़ बेचना, ना, उसका मेन काम क्या था, उसका मेन काम था वो रीथ्रेडिंग कलाकारी से टायर को बनाना, तो वो सर्विस में आता है। ठीक है, तो बस ये खाली क्लैरिफिकेशन है कि रीथ्रेडिंग के अंदर जो आपको टायर मिल रहा है रीथ्रेड करके, आपका टायर रीथ्रेड करके मिल रहा है आपको, मेन सप्लाई सर्विस है। लेकिन तो यहाँ पे लिखा भी है रबर यूज्ड फॉर रीथ्रेडिंग इज एन एंसिलरी सप्लाई, लेकिन सप्लाई ऑफ रीथ्रेडेड टायर्स वेयर द ओल्ड टायर्स बिलोंग टू द सप्लायर ऑफ रीथ्रेडेड टायर्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब ये क्या है साहब, आपने अपना टायर रीथ्रेड नहीं करवाया, आपने अपना टायर दे दिया किसी को, किसी और ने उस कंपनी को दे दिया, अब वो कंपनी टायर पे रीथ्रेड करके उस टायर को ही बेच रही है सीधा, और आप उससे वो टायर ले रहे हो, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो क्या है सीधा आपको गुड्स ही मिल जा रहा है। ठीक है, सीधा आपको टायर मिल रहा है, तो सीधा यहाँ पे टायर का ही आपको जीएसटी चार्ज कर दिया जाएगा। अगेन रिपीट, अपना टायर ठीक करवा रहे हो तो सर्विस मेन सप्लाई है, और अपना टायर नहीं ठीक करवा के आप सेकेंड हैंड टायर सीधा वहीं से खरीद रहे हो तो क्या बोलेगा, पूरा टायर यानी गुड्स का ही सप्लाई है। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं सर मिक्स सप्लाई आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो आपको सिंपल देखना है, फर्स्ट चीज़ देखनी है कि बाबा ये दो से ज़्यादा अगर सप्लाई साथ में है तो क्या ये कंपोजिट है, अगर कंपोजिट नहीं है तो फिर मिक्स्ड है। ठीक है, बस मिक्स्ड में और कुछ नहीं है। ठीक है, और जितना मैंने पहले बताया मिक्स उतना ही काफ़ी है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ में। अच्छा, इसी चैप्टर के जो टीवाई के क्वेश्चंस हैं वो भी कल तक ऐप पे अपडेट हो जाएंगे, है ना, आपको पता होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी बता रखा था मेरे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में, जो आप चाहें तो दोबारा डिस्क्रिप्शन से पढ़ देख सकते हैं। सिर्फ टीवाई के हैं वो जो बहुत नॉमिनली हम चार्जेस पर रखने वाले हैं, वो आपको ऐप पे मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे, तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको पूरा परचेस करना है। जिस चैप्टर में दिक्कत हो उस चैप्टर का परचेस कर लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हालांकि मैं इतना पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कुछ परचेस करना ही ना पड़े। ठीक है, तो व्हाट इज़ माय सजेशन, यहाँ पे चैप्टर मेरा ख़त्म होता है, आप खुद से पूरा टीवाई के सॉल्व करो, आराम से सॉल्व हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐप पे जाके परचेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस चैप्टर के टीवाई के को। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक शुभ रात्रि, शब बखैर, अलविदा, बाय बाय।